हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल डिकोडर गुप्ता जी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ की। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और अगर आप आईपीओ में लगाते हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मैं कौन से आईपीओ में पैसा लगाऊं, एसएमई में लगाना चाहिए या मेन बोर्ड में लगाना चाहिए या क्या पैरामीटर देखकर लगाना चाहिए, तो मैं आज आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नए वीडियो सारे मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक पे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीओ होता क्या है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई भी कंपनी छोटे लेवल पे या मिडिल लेवल पे और बहुत बड़ी कंपनी अपना कोई एक्सपेंशन करना चाहती है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, या कि कोई अपना डेट है उसको चुकाना चाहती है, या कि उसके कुछ और फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो वो आईपीओ लेकर आती है और उस आईपीओ के जरिए वो अपना पैसा मार्केट से जुटाती है, लोगों से जुटाती है और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करती है। तो हम क्या करते हैं, उस आईपीओ में पैसा लगा के हम उसके पार्टनर बनते हैं और उसके कंपनी के ग्रोथ के साथ जो ग्रोथ होती है तो वो उसका प्रॉफिट हम ले सकते हैं। तो ये होता है आईपीओ का बेसिक। तो आईपीओ लाने के पहले सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपना एक ड्राफ्ट बनाती है, उस ड्राफ्ट को सबमिट करती है सेबी के पास। सेबी के बाद अप्रूवल होने के बाद ये प्राइस बैंड और ये सब चीजें डिसाइड होती हैं कि क्या प्राइस पे वो लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके बाद वो जब ये सब चीजें निर्धारित हो जाती हैं तो फिर हमारे पास वो चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आईपीओ होते कितने प्रकार के हैं। तो मेनली आईपीओ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है, जिसका इशू साइज बड़ा होता है। जो कंपनी बड़ी होती है वो अपना मेन बोर्ड आईपीओ निकालती है। एसएमई आईपीओ क्या होता है, छोटी कंपनियां होती हैं, इशू साइज जो होता है वो कम होता है, तो उसको हम एसएमई आईपीओ बोलते हैं। जनरली जैसे कि 50 करोड़, 100 करोड़ इस टाइप का आईपीओ अगर छोटी कंपनियां निकालती है तो एसएमई आईपीओ में आता है। मेन बोर्ड आईपीओ जैसे कि कोई कंपनी 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ इस टाइप के इतना बड़ा आईपीओ निकालती है, मेन बोर्ड आईपीओ में आता है। जैसे कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस ने आईपीओ निकाला, टाटा टेक्नोलॉजी ने आईपीओ निकाला, तो वो सब मेन बोर्ड आईपीओ थे। छोटी छोटी कंपनियां जैसे कि किसी का छोटा सा कारोबार है या कि छोटा सा बिजनेस अभी उसने चालू किया है, स्टील के क्षेत्र में कोई बिजनेस चालू किया है, वो अगर कोई छोटा सा आईपीओ लेके आता है 50 करोड़ का, तो वो एसएमई आईपीओ में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका इशू साइज जो होता है वो छोटा रहता है और इसका इशू साइज जो होता है वो बिग रहता है। ठीक है, तो ये तो इशू के हिसाब से हो गया। अब दूसरा चीज, जो एसएमई आईपीओ रहता है उसका इशू साइज छोटा रहता है, इन्वेस्टर कम रहते हैं। इन्वेस्टर कम रहते हैं तो इसके हिसाब से इनका जो ट्रेडिंग होता है वो कम होता है। तो इसलिए अगर अगर आप ये आईपीओ के लिए जाते हैं तो इसमें क्या रहता है, रिस्क ज्यादा रहता है। कई बार क्या होता है, हमने आईपीओ ले लिया या हमने उसके शेयर ले लिए, शेयर हमको अलॉट हो गया, उसके बाद उसका खरीदार ही कोई नहीं रहता, तो हम वहां पे जाकर फंस जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क रहता है। इसमें क्या रहता है, रिस्क जो रहता है रिस्क कम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज्यादा रहते हैं, अमाउंट ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से जब भी आप बेचने जाते हैं तो इस शेयर को खरीदने वाले आसानी से मिल जाते हैं। तो ये शेयर आप मेन बोर्ड का जो अगर आपको शेयर मिलता है तो वो आप आसानी से शेयर मार्केट में उसको बेच सकते हैं। तो इसका रिस्क जो होता है वो कम हो गया। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस। अब उसके बाद हम आते हैं कि कितना अमाउंट उसका लिमिट रहता है। अगर आप मेन बोर्ड में जाएंगे तो मेन बोर्ड में मिनिमम 1 लाख लगाना पड़ता है और 1 लाख का जो वैल्यू रहता है वो 15,000 से लेस रहता है। इसका लिमिट है कि 1 लाख का लिमिट जो है वो अराउंड 15,000 रहता है। लेकिन जब आप एसएमई आईपीओ में जाते हैं तो एसएमई आईपीओ में 1 लाख का लिमिट जो होता है वो 2 लाख रुपए मिनिमम है। आप अगर एसएमई आईपीओ में लगा रहे हैं तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 लाख के हिसाब से इसका लॉट जो होगा ये 1 लाख के लिए 2 लाख हो गया। तो इसमें 1 लाख का मतलब ये नहीं है कि एक शेयर, 1 लाख का मतलब उसमें नंबर ऑफ शेयर जो होंगे वो फिक्स रहेंगे।
तो ये हो गया हमारा 1 लाख का एसएमई का। अब हम देखेंगे उसकी कैटेगरीज कि जैसे कि हम मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, हम किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया, एक तो होता है, सबसे पहला होता है रिटेल कैटेगरी। ओके, रिटेल कैटेगरी में हमने जैसे देखा कि जो मिनिमम लॉट होता है वो 15,000 का लॉट होता है और 15,000 से लेके हम इसमें 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट जो होती है वो 15,000 से 2 लाख तक होती है। तो 15,000 से 2 लाख के बीच में जितने भी लॉट हमारे आएंगे वो उतने लॉट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है HNI कैटेगरी। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है, हम ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हम 2 लाख से ज्यादा अमाउंट आईपीओ में लगाना चाहते हैं, तो हम HNI कैटेगरी के साथ जा सकते हैं। तो HNI कैटेगरी का मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 2 लाख रुपए होता है। तो मिनिमम हम इसमें 2 लाख रुपए लगाते हैं। तो ये जो होती है मेन कैटेगरी होती है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अलग अलग कोटा रहते हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय कोटा रहता है और उसके अलावा एक शेयर होल्डर कोटा रहता है, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय कोटा में क्या रहता है, एम्प्लॉय कोटा में सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं सिर्फ उनके लिए वो एम्प्लॉय कोटा रहता है। तो ये कैटेगरी जो होती है वो सभी के लिए नहीं होती है। शेयर होल्डर कोटा, शेयर होल्डर कोटा उसके लिए रहता है कि जैसे भी कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, अगर उसकी कोई पेरेंट कंपनी है और उस पेरेंट कंपनी का हमारे पास कोई शेयर है, तो हम उस शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपने एक एनटीपीसी ग्रीन अपना एक आईपीओ लेकर आती है, और एनटीपीसी ग्रीन जब अपना आईपीओ लेके आती है, तो अगर एनटीपीसी का कोई अपने पास शेयर पहले से है, एनटीपीसी का, उसकी पेरेंट कंपनी का, तो हम एनटीपीसी का एक शेयर लेकर रख सकते हैं। अगर हमने एक शेयर लिया तो हम शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जब भी आईपीओ आता है तो हम दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा उस आईपीओ के अलॉट होने का हमारा जो चांस है वो बढ़ जाता है। अब उसके बाद होता है एक क्यूआईबी कैटेगरी। क्यूआईबी कैटेगरी अपने लिए नहीं होता, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए रहता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मतलब कोई भी जैसे कंपनी हो गई या म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई जो उस मेन बोर्ड आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अपना पैसा लगाना चाहती है, तो उनके लिए एक कोटा रहता है, उस फिक्स कोटे के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट कैटेगरी। अब अपने को जब मेन बोर्ड अप्लाई करते हैं तो किस केस में अपने को ज्यादा अलॉटमेंट के चांस होते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने एक रिटेल कोटा के लिए बात की है, तो रिटेल कोटा के लिए जैसे कि आपने एक शेयर के लिए अप्लाई किया, ओके, तो वो एक शेयर सबसे पहले लोगों को प्रोपोर्शनेट बेस पे असाइन होता है। अगर आपने 4 शेयर असाइन किया, ये एक केस हो गया। और अगर आपने 4 पैन नंबर से अलग अलग 4 कोटा के लिए अप्लाई किया, 4 कोटा नहीं बल्कि 4 अलग लॉट के लिए अप्लाई किया, ओके, तो उस केस में आपका चांस ज्यादा रहेगा। अगर यहां पे आपने क्या किया, एक पैन नंबर से आपने सीधे सीधे 4 लॉट के लिए अप्लाई कर दिया, तो इस केस में आपके पास चांसेस कम रहेगा, लेकिन इस केस में आपके पास ज्यादा चांस रहेगा। इस केस में आपने क्या किया कि 4 पैन के साथ 4 लॉट लगाए, इस केस में आपने एक पैन के साथ 4 लॉट लगाए, तो अमाउंट तो सेम लगाया, लेकिन यहाँ पे चांस आपके पास ज्यादा रहेगा। तो अगर आपके पास घर में आपके मदर, आपके फादर या आपके ब्रदर अलग अलग ऐसे पैन नंबर है, आपके वाइफ या हस्बैंड, तो उन अलग अलग पैन नंबर से आप अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ाना है। अगर आप देख रहे हैं कि उसका जो अपने को लिस्टिंग का अच्छा चांसेस है, तो उस केस में आप अलग अलग पैन नंबर से अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक एचएनआई कैटेगरी, जैसे मैंने बताया, एचएनआई कैटेगरी में भी चांसेस अच्छे होते हैं। अगर आपके पास अमाउंट अच्छा है, 2 लाख से ज्यादा अगर आप लगा सकते हैं, तो उस केस में आप एचएनआई कैटेगरी के साथ जाइए। यहाँ पे क्या होता है कि जो अलॉटमेंट होता है वो प्रोपोर्शनेट बेस पे होता है, तो
इसकी वजह से यहाँ पे भी चांसेस अच्छे होते हैं। तो ये हो गया हमारी कैटेगरी मेन बोर्ड और एसएमई का डिफरेंस। अब अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपने कौन कौन से पैरामीटर हैं, किस पैरामीटर के हिसाब से अपने को निर्धारित करना है कि अपने को उस आईपीओ में अब पैसा लगाना भी है कि नहीं लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो अपन ये देखेंगे कि अपने को वो पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। ओके, तो सबसे पहले होता है पी रेशियो। जब कंपनी अपना प्राइस डिसाइड करती है कि मार्केट में जाना है अपने को, इतना आईपीओ इसका एक शेयर का इतना प्राइस रहेगा, तो जैसे ही वो प्राइस डिसाइड करती है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने को पता चलता है कि एक शेयर का जितना प्राइस है उस शेयर के प्राइस में उतना कितना कंपनी अर्निंग कर रही है, तो उससे अपने को पी रेशियो पता चलता है। तो पी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। दूसरा होता है रेटिंग। तो ये सब चीजें हमको कहां से मिलेंगी? हम बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि आईपीओ वॉच है, वहां पे जाके हम ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो रेटिंग अलग अलग कंपनियां, जैसे जब भी आईपीओ लॉन्च होता है किसी कंपनी का, तो इंडिविजुअल्स या कि अलग अलग जो कंपनियां हैं उसकी रेटिंग देती हैं, और उस रेटिंग के हिसाब से अपने को पता चलता है कि उसको आईपीओ में अपने को लगाना है कि नहीं। तो रेटिंग 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जाती है। तो अगर हम मेन बोर्ड आईपीओ की बात करेंगे तो कम से कम उसकी रेटिंग 3 से तो ज्यादा होनी चाहिए। 3 है, 4 है, 5 है तो अच्छा आईपीओ माना जाता है। 3 से कम है तो अपने को अवॉइड करना है। अगर एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ में अगर आपको लगाना है, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो उस केस में कम से कम उसकी रेटिंग एसएमई के केस में 4 या 5 होनी चाहिए, तभी हमको जाना है। 3 रेटिंग है एसएमई के केस में तो अपने को अवॉइड करना है। तो ये हो गया एसएमई के लिए रेटिंग। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जीएमपी। जीएमपी होता है, क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर अपना लाती है, आईपीओ लाती है, उसके पहले ही उसका जो ट्रेडिंग है वो ग्रे मार्केट में, मतलब जो अनलिस्टेड मार्केट में उसकी जो है ट्रेडिंग चालू हो जाती है। तो लेट से कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 150 रुपए में एक शेयर उसका देंगे, लेकिन वो ग्रे मार्केट में पहले से ही 200 में ट्रेड कर रहा है, लोग 200 में उसको खरीदने के लिए रेडी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 150 से 200 में बिक रहा है, मतलब वो 50 रुपए के प्रीमियम में बिक रहा है, मतलब उसको एक शेयर में अपने को 50 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। गारंटी नहीं है, 40 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट इससे हमको एक अंदाजा लगता है कि हमको उससे लिस्टिंग गेन हो सकता है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और होता है सब्सक्रिप्शन भी देखते हैं हम कि कितना सब्सक्राइब हो रहा है, कितना नहीं, कितना सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। अगर पहले दिन ही फुल कोटा हो गया, दूसरे दिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तीसरे दिन अपन को देखते हैं कि क्वालिफाइड वगैरह QIB उसमें कितना आ रहे हैं। ओके, तो उसके बेस पे अपने को पता चलता है कि इसका रिस्पांस अच्छा है, इसका डिमांड अच्छा है, तो लिस्टिंग गेन अच्छा होगा। जैसे कि कोई मेन बोर्ड आईपीओ लेट से कि उसका 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया मतलब उसने 1 रुपए के लिए अप्लाई किया था, ये समझो 1 करोड़ के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन उसके जो आईपीओ के लिए एप्लीकेशन है वो 100 करोड़ के लिए आ गए, तो वो 100 गुना उसके एप्लीकेशन, अब 100 गुना अमाउंट उसका हो गया। इसका मतलब क्या है? उसकी डिमांड 100 गुना है, अर्थात उसका जो लिस्टिंग है वो अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से उसके सब्सक्रिप्शन से भी अपने को अंदाजा लग जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आईपीओ में जैसे हमने बताया 2 चीज, एसएमई में अपने को कब जाना है, मेन बोर्ड में अपने को कब जाना है, मेन बोर्ड में कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और कब हमारे चांसेस उस आईपीओ के अलॉट होने के ज्यादा हैं। और उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या पैरामीटर अपने को चेक करने हैं और तब जाकर आईपीओ को अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, और मैं आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन का आंसर वहां पे दूंगा। धन्यवाद।